किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं हर दिन एक नए विषय पर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज भी ऐसे ही विषय पर हम आपके साथ में हाजिर हो चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज जो कार्यक्रम है वो लाइव यानी कि सजीवन फ़ोन कार्यक्रम है। आप हमारे नंबरों पे फ़ोन लगा सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं विषय से जुड़े हुए उन पे आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0755-266-0049 और 1800-233-0040। इन नंबरों पे फ़ोन लगा सकते हैं और विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। चलिए विषय के बारे में जानते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है कृषि में समसामयिक कार्य, यानी कि जो वर्तमान में गतिविधियां होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पे हमारे साथ आज मौजूद हैं हनुमंतराव प्रभाकर जी, जो है कि सहायक संचालक हैं कृषि भोपाल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार किसान भाइयों। सर वर्तमान की बात करें तो हमारे किसान भाइयों अभी बहुत अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं और बहुत सारे काम भी हैं, क्योंकि ये जो समय होता है वो कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे में हमारे खेतों का सुधार होता है, नई पद्धति को हम अगर इस्तेमाल करें वो भी होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो जिनमें गहरी जुताई हो गया, मिट्टी परीक्षण हो गया, क्योंकि अभी तकनीकी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हम अभी इन पे बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहते हैं सामयिक कार्य के बारे में अभी? हाँ किसान भाइयों, इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण काम है खरीफ की तैयारी के लिए। ये बहुत अभी जो समय है इस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्तमान में यदि आप लोगों ने अपने खेतों की गहरी जुताई ना करवाई हो तो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि गहरी जुताई करने से आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी भौतिक दशा में सुधार होता है। आपकी पानी है वो पानी रुकेगा, आपका पानी का बटले बढ़ेगा और कीट और रोग जो लगते हैं वो ऐसी वर्तमान में प्रकृति में जो अभी जो गर्मी पड़ रही है, जो धूप पड़ रही है, इस धूप का हम उपयोग कर सकते हैं। जब ये धूप हमारी मिट्टी खुली हुई मिट्टी पड़ेगी तो उस पर जो भी आपके हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक जीव हैं, हानिकारक कीड़े हैं, उनके पीपा आदि जो होते हैं जो पड़े रहते हैं वो सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो मतलब ये एक अच्छा मौका है कि हमें अपनी धूप, अब चूंकि धूप है, धूप को भी हमें सामना करना होता है, किसान तो बहुत मेहनत करता है। तो ऐसी स्थिति में हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप लोगों ने यदि अपनी खेत की जुताई ना करवाई हो तो आप मिट्टी को जो पलटने वाला हल होता है उससे आप करवा लें, जिससे कि आपकी जो खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और बिल्कुल जैसे ही पानी बरसेगा तो आप ऐसा खेत देख के ऐसा लगेगा किसान भाइयों कि आप वर्षा का स्वागत कर रहे हैं, आपका खेत तैयार है वर्षा के स्वागत करने के लिए। तो मैं ऐसा सभी से अपील करूंगा कि आप सभी लोग किसान भाई अपने खेत की गहरी जुताई जरूर करा लें, जिससे कि आने वाले खरीफ में आप जल्दी से अपने कृषि कार्य कर सकें, जल्दी से अपनी खेत की तैयारी कर सकें। बिल्कुल, खेत की तैयारी कर सकें। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है सर मिट्टी परीक्षण। वैसे तो हम कई दिनों से इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी कई किसान भाई जो हैं वो ये सोचते हैं कि क्या अब करना चाहिए या अब नहीं हो सकता है, तो इस पे संशय कैसी है उनकी? किसान भाइयों बहुत अच्छा सवाल किया है। और जिस समय वर्तमान में अभी किसानों के पास थोड़ा समय भी है जी, और किसानों को अभी वर्तमान में यदि वो तो मेरा सभी से अनुरोध होगा कि आप लोग अपने खेतों का मिट्टी का परीक्षण जरूर करा लें जी, है ना। किसान कल्याण तक कृषि विकास विभाग के द्वारा जो आपके जिला स्तर पर जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पर मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। और ये मिट्टी परीक्षण वैसा ही किया जाता है जैसे कि हम लोग सब ब्लड का परीक्षण कराते हैं। जब हम जाते हैं, हम बीमार होते हैं तो हम सोचते हैं कि तो उसी एंगल से सैंपल देते हैं। ऐसा ही सैंपल आप अपने खेत से ले सकते हैं और उस सैंपल को लेके और हमारे जो आरईओज हैं, हमारे जो ग्रामीण कृषि विस्तार होते हैं, आप यदि उस सैंपल को आप उन्हें दे देंगे तो फिर वो हमारी जो लैब है उन लैब में परीक्षण होकर एक आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा और उस सॉइल हेल्थ कार्ड में वो सब चीज़ लिखी होगी जैसे कि आपकी ब्लड टेस्टिंग की रिपोर्ट में लिखी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सर मिट्टी परीक्षण के बारे में। अब जैसे आपने कहा कि समय है, कर सकते हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण करते हैं बहुत सारे किसान भाइयों को वैसे पता होता है, लेकिन अगर आप कहें तो कैसे शुरुआत करें उसकी, किस तरीके से करें, नमूने कैसे लें, किस जगह से लेना चाहिए, तो इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें हम। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है किसान भाइयों कि जब हम ये बहुत तकनीकी काम है और आप लोग चूँकि खेती करते हैं तो सभी लोग समझते भी हैं कि सामान्यतः जब हम नमूने लेते हैं तो कभी मेड़ के किनारे से नहीं लेना चाहिए जी, या फिर जब आप लेना चाहते हैं तो हमेशा मिट्टी की जो ऊपर की जो लेयर है उसे हटा देना चाहिए, जो परत होती है उसे हटा देना चाहिए। और ऐसा करते हैं कि हमेशा एक भी आकार का हमें गड्ढा खोदना पड़ता है और भी आकार गड्ढा जब हम अपनी खोदते हैं तो उसकी आंतरिक जो सतह होती है उन
दोनों उस गड्ढे से दोनों साइड से हम मिट्टी को थोड़ा खुरच लेते हैं, है ना, और उसको फिर अपने तसला आदि में रख के उसको ऐसा करते हैं कि 1 एकड़ में 5-6 जगह से जिग-जैग तरीके से, ऐसा कि जैसे कि उस खेत का पूरी मिट्टी का एक तरह से प्रतिनिधित्व हो जाए, इस तरह से पूरा इकट्ठा करते हैं, नमूना इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा एक एकड़ में 5-6 जगह से आप लोग ऐसा भी आकार का 25 से 30 सेंटीमीटर गड्ढा को खोदें और उसकी मिट्टी निकाल दी जाए। बिल्कुल। और जब आप मिट्टी निकाल लेंगे तो मिट्टी निकालने के बाद उस सबको पूरा करके एक कहीं बैग पर वहीं खेत में रख लें और उसको फिर मिला लें अच्छी तरह से। मिलाने के बाद अच्छी तरह जब मिला लेते हैं, मिलाने के बाद उसको 4 भागों में बांट दें। बिल्कुल। जब आप 4 भागों में बांटते हैं तो उसके आमने सामने के भाग निकाल दें, फिर 2 भाग बचते हैं उनको फिर मिला लें जी, और उसको मिलाने के बाद फिर से उसको 4 भागों में बांट दें जी। तो और उसमें जो आगे पीछे जो दो भाग हैं उनको निकाल दें। निरंतर प्रक्रिया करते रहना, ऐसा करते रहें जब तक कि सामान्यतः 400 से 500 ग्राम जब मिट्टी का मिट्टी रह जाए, उस मिट्टी को फिर पॉलीथिन में बंद कर दें। उसमें नमूना पत्रक जो हमारे विभाग से आपको आसानी से मिल जाएगा और थैली भी मिल जाएगी। उस थैली में नमूना पत्रक में सब चीज़ लिख दें, नाम, आपके पिता का नाम, आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं, क्योंकि उसी का तो आपको आप कितना खाद डालेंगे जो लेना चाहते हैं वो बताना पड़ेगी। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप सभी के घर मोबाइल भी हैं और हमारे आरईओ, हमारे ग्राम सेवक, हमारे जो ग्रामीण विस्तार अधिकारी होते हैं, ग्रामीण कृषि अधिकारी, उनका भी सहयोग ले सकते हैं। अगर आप उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट डाल सकें, क्योंकि हमारे पोर्टल पर जब नमूना फीड होता है तो हम जीपीएस कोऑर्डिनेट को भी उस पर फिल कर रहे हैं आजकल। उससे क्या फायदा हो रहा है कि आप पोर्टल पे अपना सैंपल से आप अपने खेत को ऑनलाइन देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल से अगर आप उस ऐप पे जाएंगे और उस पे वेबसाइट में जाएंगे जियो मैपिंग थ्रू, तो आप अपने किसान, आप सीधा आप अपने खेत को देख सकते हैं कि हमारे खेत में कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास है। तो हम जो ये सुविधा जो किसानों को मिले, जो सब लोग इको फ्रेंडली हो जाएं, सब समझने लगें, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कोऑर्डिनेट भी डाल दें तो बहुत अच्छा होगा। सारी जानकारी लिख के हमारे विकास खंड में जमा कर दें और फिर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महोदय के माध्यम से आपको वो कार्ड विदिन 15-20 दिन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो कार्ड है, जैसे पहले भी आपने बताया सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे हमारा ब्लड रिपोर्ट कार्ड होता है वैसे ही सॉइल मिट्टी का होता है। तो ये मुख्य रूप से इसके फायदे क्या होते हैं और इसके मिलने के बाद में फिर अब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि किसान भाई नमूना टेस्ट विभाग के हमारे अमला जाता है, नमूना लेता है और वो कार्ड भी देता है और कार्ड देने के बाद में उनको बताते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उतना जो उपयोग होना चाहिए उतना उसको उतनी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसका महत्व। जबकि बहुत ज़रूरी है कि उसमें हम खाद की मात्रा को फसल के अनुसार, अगर आपने बोला खरीफ में हम सोयाबीन बोएंगे, हम मक्का बोएंगे, हम धान बोएंगे, तो उसके हिसाब से उसमें खाद की मात्रा दी होती है। उसमें ये भी बताया जाता है कि आपके खेत में कौन सा तत्व किस मात्रा में है, कौन, जैसे नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस मध्यम है, पोटास आपका हाई है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक की कमी है, जैसे धान के वाले खेत होते हैं जिंक की कमी सामान्यतः देखी गई है। जहाँ पर आप लोग सोयाबीन लगाते हैं, जहाँ पर आपका जैसे आपका सरसों लगाते हैं, तो वहाँ पर मतलब सल्फर की कमी पाई जाती है। तो मतलब उसमें जो तत्व दिखाए गए हैं, जो उसमें लिखा गया है कि आप कितनी मात्रा में क्या खाद डालना है, उसका हमें उपयोग भी करना है। अन्यथा उसका कोई अन्यथा फिर मिट्टी परीक्षण कराने का उतना महत्व नहीं बचता है यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड पे आपकी जो अनुसूचित मात्राएं लिखी हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए और उसी के अनुरूप ही हमें खाद का या फिर हमारा जो भी सूक्ष्म जीवों के लिए हमें इस्तेमाल करना है वो हमें करना चाहिए। क्योंकि हम ये भी देखते हैं सर कि कई बार क्या होता है कि किसानों को ऐसे रबी खरीफ में जब हम लोग खेती करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जब तक हमने 4 बोरी डीएपी नहीं डाला वो मेरा गेहूं अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ उतनी मात्रा में खाद डालने की जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है किसान भाइयों आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण होने के बाद ही लिखा जाता है कि आपको कितनी ज़रूरत है। जैसे आपकी, क्योंकि आज खाद बहुत महंगा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो मात्रा में खाद डालना है उतनी डालें, जिससे आपकी बचत भी होगी, अनावश्यक लागत नहीं बढ़ेगी और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस तरीके से ही हमें हमारे खेतों को देखना है और हमारी खेती को देखना है। किसान भाइयों, बहुत सारी जानकारियां हैं वर्तमान में और हम इस पे बात करेंगे।
क्योंकि ये जो अभी समय है, इस समय में बहुत सारी चीज़ें हमें करना है। कंपोस्ट खाद भी इनमें से एक है। सर, गोबर की खाद हम देखते हैं, अभी ग्रामीण अंचलों में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे किसान भाई मिलते हैं जो अभी ऐसे में गोबर की खाद डालते हैं खेतों में। तो उसके विषय में क्या बात करेंगे, क्योंकि हम ऐसे में अभी नए नए तकनीकों की बात करते हैं तो बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके से डालना चाहिए। तो क्या किसान भाइयों को कोई नए रूप से डालना चाहिए गोबर की खाद, या उसमें कुछ मिक्स करना चाहिए, कुछ मिलाना चाहिए? ये बहुत एक व्यवहारिक सवाल है जी, कि सामान्यतः चूँकि अभी ज़्यादा काम नहीं होता है तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि कंपोस्ट खाद जो किसान बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, बायोगैस स्लरी बनाते हैं, या तो उसको अभी इतना हाई इतना टेम्परेचर अब ये 45-46 जा रहा है ना, 44 के आसपास तो भोपाल 45 के लगभग हो रहा है। तो इतनी गर्मी में यदि आप पूरा खाद को लेके और आप यदि उसको डाल देंगे जी, अपने खेत में डाल देंगे और वो मतलब उसकी परत खुली होगी एकदम से, तो उसमें जो भी आपका नाइट्रोजन है वो पूरा नाइट्रोजन चला जाएगा, मतलब उड़ जाएगा वातावरण में, उसका उतना महत्व नहीं होगा। ये गलती होती है, ये गलती होती है। जबकि किसान संतुष्ट होता है कि हमने अपना खेत बढ़िया डाल दिया है, हमारी बहुत अच्छी फसल आने वाली है, बिल्कुल अच्छी आएगी। बस हमें कुछ सावधानी बरतना है कि हमें जब हम वर्मी कंपोस्ट डालें तो हम ये चुनाव देख लें जहाँ हम बोने वाले हैं उसके पहले जैसे कि अब वर्षा होने वाली है और मौसम लगने लगता है, उसी समय डालें और तुरंत उसको मिला दें, बिल्कुल, जिससे कि उसका जायज़ समय तक वो खुले वातावरण में हाई टेम्परेचर तापमान में न रहे, इससे उसकी उपयोगिता उतनी अच्छी रह सके और उसमें ज़मीन में जीवांश की मात्रा बढ़े। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवांश मात्रा यदि नहीं बढ़ेगी तो आपके खाद डालने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए डालना बहुत जरूरी है, पर समय का ध्यान रखना है। तो आज हम बात कर रहे हैं कृषि में समसामयिक कार्य के बारे में और हमारे साथ आज मौजूद हैं हनुमंतराव प्रभाकर जी, सहायक संचालक हैं कृषि भोपाल से। सर, ब्रेक से पहले हमने बात की थी मिट्टी परीक्षण के बारे में, गहरी जुताई के बारे में और भी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में बात की थी। अब हम थोड़े से और अलग जो विषय है उसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में प्राकृतिक खेती की तरफ भी काफ़ी किसान बढ़ रहे हैं, सरकार भी काफ़ी रुझान दे रही है कि इस तरफ हमें कार्य करना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आज प्राकृतिक खेती समय की आवश्यकता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी लागत बढ़ती जा रही है और उस जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें ज़मीन से उतनी उत्पादकता उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है जो बढ़ना चाहिए जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो खेती का स्वास्थ्य है वो उसमें कोई ना कोई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बिल्कुल। और उन समस्याओं को यदि हम वास्तविक रूप से सही तरह से निजात पाना चाहते हैं तो हमें किसान भाइयों आज आपको जैविक खेती की ओर जाना चाहिए जी। हमारे किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के मैदानी अमला हम लोग सब पूरा इस बार दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि हमें पूरे प्रदेश में जैविक खेती को किसानों को प्रशिक्षित करना है। आपको विकास खंड स्तर पर, आपके ग्राम लेवल पर हम सब प्रशिक्षण वगैरह भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। तो जैविक खेती में और आपके प्राकृतिक खेती में हम पूरा प्रयास करेंगे कि खेती जो है, खेती को अपने प्राकृतिक रूप में किस तरह से मेंटेन मतलब रखा जाए और उसमें उनके जो क्योंकि जैसे जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर भी छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब चीज़ होती हैं और वो खेती के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब हम केमिकल दवाइयाँ डालते हैं तो उसमें ये सब खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले केचुआ आसानी से हम खेतों में देखने को मिल जाता था और हम लोग भी जब बचपन में देखते थे कि केचुआ वगैरह डरते थे, एकदम से खेतों में केचुआ मिल जाते थे। आज हम देखते हैं कि खेतों में केचुआ नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई तो हानि हो रही है, बिल्कुल। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब उन विधियों को अपनाएंगे, हम ऐसी विधियों को अपनाएंगे जिससे कि हमारे खेत में जीवांश की मात्रा बढ़े। जब जीवांश की मात्रा बढ़ेगी तो केचुओं के लिए भोजन बनेगा, क्योंकि केचुओं का भोजन जीवांश होता है। जब हम कंपोस्ट डालेंगे और जब केचुआ बढ़ेंगे तो केचुआ एक ऐसी उत्पादकता की इकाई होती है कि वो दिन रात मेहनत करता है। हम सोते हैं और केचुआ रात में मेहनत करता है। वो हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हमेशा ऊपर से नीचे पूरा ऐसे निकलता रहता है। तो हमारी जो मिट्टी है उसको पूरा इतना भुरभुरी कर देता है, इसमें पोरोसिटी ला देता है, जिससे बहुत फायदा होता है, जिससे कि आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब बढ़ते हैं और आपकी मिट्टी भुरभुरी होती है। और जब पानी बरसता है तो उन छेदों के द्वारा सीधा पानी आपके ज़मीन में जाता है और आपकी मिट्टी का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो माइक्रोफ्लोरा है, वो सब स्वस्थ होते हैं और हमारी मिट्टी एक्चुअल वास्तविक रूप से नेचुरल हेल्दी होती है। एक तो होता है इंजेक्शन से या दवाई देकर करना, एक होता है कि स्वस्थ होना। तो जब हम स्वस्थ मिट्टी को रखेंगे, स्वस्थ उसकी हर एक चीज़ को समझेंगे, उसकी बोली समझेंगे, उसकी भाषा समझेंगे, उसका कलर समझेंगे, तो हम वर्मी कंपोस्ट और नाडेप और हम
ऐसी सारी विधियां हाँ, सारे ये खाद जो कि हाँ, जैसे कि हमारी जैविक खेती और हमारी जो प्राकृतिक खेती के लिए हम हमारे किसान तैयार हों, और इस पे मेरा अनुरोध है सभी किसानों को एक एक एकड़ में जिसपे जैसे क्षमता है छोटे छोटे करना चाहिए। जब आप प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके फिर आप बड़े स्केल पे कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आत्मविश्वास के लिए पहले प्रयोग जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जैविक खेती के लिए और आप प्राकृतिक खेती के हिसाब से काम करने की जरूरत है, और ऐसा यदि करेंगे तो लाभ जरूर होगा। बिल्कुल, लाभ जरूर होगा। लाभ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है और सरकार का उद्देश्य भी है कि लाभ जरूर होना चाहिए किसान भाइयों के लिए। आगे बढ़ते हैं सर, जल संरक्षण मुख्य रूप से वर्तमान की समय, क्योंकि सामायिक कार्य विषय है और वर्तमान में बहुत सारी ऐसी हमारी जो कार्य हैं वो हमें करना है, तो जल संरक्षण भी उनमें से एक है। क्योंकि जल संरक्षण अभी अगर हम किसान भाई को कहते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, तो उससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मिट्टी का संरक्षण होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा और जल का भी संरक्षण होगा। तो ऐसे में कैसे करना चाहिए जल संरक्षण हमारे किसान भाइयों? जी बिल्कुल सही बात है, और आप सबसे सीखा भी है। जब मैदान में जाते हैं तो आप लोग, क्योंकि जल है तो कल है। बिल्कुल, यदि जल नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे और खेती भी नहीं रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पानी बचाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हों, और इसके लिए हम किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के द्वारा बलराम तालाब योजना एक संचालित होती है। उसके लिए आप अपने विकासखंड स्तर पर आप सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी का पूरा अमला होता है, उनसे आप संपर्क करें। उसमें 2 लाख की यूनिट तक का हम बलराम तालाब का इकाई होती है। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति किसान जो भाई है उनको 1 लाख तक का अनुदान मिलता है, और जो अन्य किसान हैं उनके लिए 80,000 तक का अनुदान मिलता है। तो इस तरह से आप बलराम तालाब बनाइए, और जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता है पर पानी जरूर रोकिए। और जो पानी, मेरा ये कहना है कि जो पानी, किसानों को एक सिद्धांत सा एक मन में बैठाना चाहिए कि जो पानी दौड़ रहा है बिल्कुल उसको ऐसा करो कि उससे रेंगने मजबूर कर दो, वो जो रेंग रहा है उसको अपनी ऐसी जल संरचना बनवाओ कि उसको थमने मजबूर कर दो, और जो थम गया है उसको ऐसा अपने खेत में स्ट्रक्चर संरचना बनाओ कि वो पानी बह ना पाए, वो प्राकृतिक ढंग से मतलब अपने खेत में नीचे जाने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल, यदि ऐसा होता है तो किसान भाई पक्की बात है कि आपके ट्यूबवेल का पानी बढ़ेगा, आपके कुएं का लेवल बढ़ेगा। और जब हम सभी लोग एक अभियान के रूप में ले लें तो मुझे लगता है कि हम इस स्थिति को अच्छे से संभाल सकते हैं। और जो किसान बना रहे हैं और जो सिखा भी रहे हैं, बना रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, वो नो डाउट पिछले 10 साल में लागू किसान मध्य प्रदेश में भी काफ़ी प्रयास हुए हैं और किसानों ने काफ़ी संरचना बनाई भी हैं, इनसे जल संरक्षण सुधरा भी है, पर आज भी प्रयास की जरूरत है। और मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग बलराम तालाब जरूर बनाएं। बिल्कुल, चलिए, तो ये जल संरक्षण की बात हुई है, सामायिक कार्य की बात हो रही है, तो उद्यानिकी अगर हम ना लें तो बहुत वैसा होगा, क्योंकि उद्यानिकी भी बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं। तो उद्यानिकी में सामायिक कार्य कौन कौन से होते हैं? आपने बहुत अच्छे सवाल किया है कि किसान है, अभी हम लोग मात्र हम फसल की बात नहीं कर सकते। किसान है, उसको सब्जी भी लगाना है, उसको फल भी लगाना है, तो उसको अपनी पूरी जो खेती है उसको ऐसा प्लान करना चाहिए जिसमें फसलों के साथ साथ में उद्यानिकी और आपके जो सब्जियां हैं उनको भी लगाएं। वो वर्तमान जो समय, जो आपने बहुत सवाल किया है कि वर्तमान जो किसान भाई जो समय है, इस समय आपको यदि आप उद्यानिकी के बगीचे लगाने जा रहे हैं, बगीचा का वो कर रहे हैं, प्लान नया कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस समय आप गड्ढे खुदवा दें। क्योंकि मैंने बोला कि जो आप वर्तमान धूप है, इस धूप का हमें ट्रीटमेंट की तरह उपयोग करना है। तो यदि आप अपने उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले से, कृषि विभाग के मैदानी अमले से सलाह लेके आप जो भी फसल की जो भी आप पौधे लगाना चाहते हैं उनका चयन कर लें कि आप किस तरह की आपकी ज़मीन है, वो ज़मीन में क्या अच्छा तरीके हो सकते हैं, कौन सी किस्म ले सकते हैं, वो हमको कहाँ मिलेगी। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि अभी आपको पौधे भी बुक करना पड़ेंगे। अगर लार्ज स्केल में आप यदि करना चाहते हैं तो बाद में पौधे मिलते नहीं हैं, तो आपको पहले नर्सरियों से अपना उनको पौधे को पहले से बुकिंग कर दें कि हमको 500 पौधे की जरूरत है, हमको 600 पौधे की जरूरत है, और उतने पौधे उसी हिसाब से अपने खेतों में गड्ढी कर दें, गड्ढे की तैयारी कर दें, और जैसे ही वर्षा होने वाली हो उस समय अपनी पूरा खाद उसमें प्रॉपरली खाद बीज कंपोस्टिंग करके और अपना वो लगाएं, उद्यान की फसल जो पौधे लगाएं, तो आपका पौधे नहीं मरेंगे और पौधे अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, है ना। और जो आपके पौधे अभी हैं उनके थाला बना दें, क्योंकि हमको सब तैयारी करना है। हमारी किसानों का उत्सव तो आने वाला है, बरसात हुई तो उनका उत्सव चालू हो जाता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। हम सब लोग एक अभियान की तरह लें, आपकी खेती आपकी है और हमें उसको अच्छी तरह करना है। बिल्कुल, चलिए, उद्यानिकी की बात की है, जो नए किसान भाई उद्यानिकी को बगीचे लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात है ये है कि गड्ढे खोद लें, क्योंकि धूप का इस्तेमाल करना है। साथ में आप पौधे की बुकिंग कर लें, यानी कि जो भी पौधा आप लगाना चाहते हैं तो वो अभी से आप उसका जो लेखा जोखा है वो रखें, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो करके रखें।
महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वर्तमान में हमारे किसान भाइयों की अभी जो खेत में अगर स्थिति देखें तो मूंग लगी हुई है कई जगह। तो मूंग में ऐसे में सर क्या कहना चाहते हैं, मूंग में क्या होना चाहिए अभी सामयिक में? मूंग मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रयास हुए और जहाँ पर पानी की उपलब्धता थी विभाग ने भी प्रयास किए, तो उसमें काफ़ी जिलों में मूंग की काफ़ी अच्छा रकबा बढ़ा है। इस बार सर बढ़ा है रकबा, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो अच्छा रुझान भी है और किसानों की इसकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। वर्तमान में मूंग खड़ी हुई है। बस इतना हमें मूंग के बारे में यही बोलूँगा कि वर्तमान में ये है कि आप थोड़ा उसमें उसको सिंचाई के लेवल पे थोड़ा सा आप उसको अलर्ट रहें। और यदि आप देखते हैं कि दोपहर के बाद यदि उसकी जो ऊपर वाली जो कलका होती है यदि मुरझाने लगे, यदि लगता है कि ये एकदम से डिप हो रही है, थोड़ा टिप उसकी, तो लगता है कि आपके खेत को पानी की जरूरत है। अच्छा। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें, क्योंकि अभी अच्छा गर्मी है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा नमी बनाए रखें खेत में, उसकी नमी। पानी भी हमको ज़्यादा नहीं बहाना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पौधा पानी नहीं पीता, उसे नमी की जरूरत होती है। तो ज़्यादा भी पानी हमको नहीं देना है, बट ये है कि नमी बनी रहे जिससे हमारी प्रॉपर उसका पकाव हो सके, उसे प्राकृतिक ढंग से पक जाए वो। यदि उसमें कभी कुछ, अभी ये भी देखा जा रहा है कहीं थोड़ा थोड़ा कभी आता है कि उसमें कुछ कीट लग जाते हैं, चूसने वाले कीड़े होते हैं, और कहीं कहीं उसमें एलो मोजिक वगैरह भी कहीं दिखता है। तो अगर पीलापन दिखे तो आप तुरंत उस पौधे को उखाड़ दें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे 2 पौधे हैं और इसको उखाड़ने नुकसान होगा, तो अगले देखेंगे 2 दिन बाद 4 पौधे हो जाएंगे, तो उसको उखाड़ दें। और साथ ही उसमें कोई एक जो चूसक कीट चूसक होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों का आप स्प्रे कर दें, और जिसमें इथेनोपेरोन प्रोक्स होती है, वो आप उसको 1 लीटर दवाई लगभग 1 हेक्टेयर में डाल दें, और या सामान्यतः 1.5 से 2 ml 1 लीटर में डाल के उसको आप स्प्रे कर दें, तो वो कीट नियंत्रण हो जाएगा और आपकी फसल मूंग की अच्छी मिलेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसे सर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि निगरानी, सतत निगरानी ज़रूर करना चाहिए किसान भाइयों को। दोपहर के बाद करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए, और जिस तरीके से जैसे उपाय बताए सर ने वो वैसे करना चाहिए। मूंग में भी अभी महत्वपूर्ण फसल है और मूंग में भी अभी हमें काम करना है। सर मूंग के बाद, यानी कि अभी वर्तमान की बात करें तो मूंग के बाद थोड़ा सा और महत्वपूर्ण कार्य है, वो है बीज का चयन। अदानों की बात करते हैं हम, उर्वरक की बात भी करेंगे, लेकिन बीज चयन, जैसे कि हम जो भी किसान भाई धान लगाने वाले हैं, धान का बीज लें, सोयाबीन लगाने वाला है, सोयाबीन के बीज लें, अरहर है, तो इस तरीके से बीजों का चयन कैसे करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि बीज लगाए और वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो उगते नहीं है, तो ऐसे में समय बर्बादी, पैसे बर्बादी होता है। जो बीज उपचार होता है, बीज परीक्षण जो होता है, वैसे कैसे करें, क्या देखें सर वो? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि, और तो इसके लिए विभाग पूरा प्रयास कर रहा है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। हाँ, किसान को अपने पूरा जो खेती है उसको ऐसा प्लान करे कि जिसमें वो जहाँ स्थिति धान की वहाँ धान भी ले जी, और अरहर भी लगाए, बिल्कुल तिलहन भी लगाए, दलहन भी लगाए। मतलब हमें अब खेती पे किसी मोनोकल्चर एक फसल पे हमें निर्भर नहीं रहना है, कि जब एक फसल पे हम निर्भर रहते हैं तब कभी कभी नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जब होता है तो काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरा किसान भाइयों ये अनुरोध है कि आप अपनी खेती का, अपने जो ज़मीन है उसको ऐसा प्लान करें कि उसमें सब चीज़ लगाएं, और उसमें बदल के लगाएं। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कीट और रोग न लगें, है ना। और सभी फसल लगाएं, है ना। एक गांव में अगर 1000 हेक्टेयर है तो उसमें हम एक बढ़िया सा सभी फसलें देखें, फसल चक्र जो होता है उसको फसल चक्र देखें और सभी फसलें रहें, जैसे कि उसमें क्या हुआ कि जैसे एक खेत में मूंग है, एक में आपका उड़द है, एक में आपका सोयाबीन है, तो इससे क्या होगा कि आप की निर्भरता किसी एक फसल पर नहीं रहेगी, और हमें आवश्यकता के अनुरूप सब जीन्स मिल जाएंगी, बिल्कुल, है ना, और हमारी रिस्क भी कम रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है। और साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके यहाँ की जो मिट्टी है, आपके यहाँ की जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से आप किस्मों को चयन करें। विशेषकर जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ पर अलग किस्म लेना है सोयाबीन की, जहाँ गहरी है वहाँ पर अलग लेना है। धान के लिए तैयारियाँ जो बनाते हैं, क्यारी वगैरह बनाने के लिए ये सही समय है, क्योंकि आप उसको तैयार रखें, जैसे कम से कम धान जहाँ लगाना है तुरंत से आप करके उसको पानी बहना नहीं चाहिए, है ना। नर्सरी बहुत बड़ा वो है, तो नर्सरी को भी देखें, उसको तैयारी करके उसको प्रॉपर लगा लें, और क्योंकि नर्सरी के लिए अभी अगर आपको पौधे नहीं मिलेंगे तो फिर धान कैसे लगाएंगे। इसलिए ये बहुत सही समय है आपके किसानों के लिए। वर्तमान जो समय है, जो खाद बीज और खाद के लिए भी आप बिल्कुल देखें कि आपको कितना खाद लगना है, जितना लगना उतना ही लें, लेकिन उसकी व्यवस्था जरूर टाइम से कर लें, जिससे आपको खरीफ के लिए कोई दिक्कत ना हो। खाद बीज दवाई ले लें, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण एक बात और है जो मैं किसान भाइयों आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी कोई जिन्स खरीदते हैं, कृषि अनाज खरीदते हैं, खाद बीज दवा, तो आप बिल जरूर लें जी, और किसी पंजीकृत मतलब दुकानदार से ही लें,
है ना, उसका नंबर लिखा होता है, उसका डिस्प्ले होता है कि तो उससे क्या होगा कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका क्लेम कर सकते हैं, हम उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। यदि जागरूकता नहीं है तो हम कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें मतलब तैयार रहना है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग बिल जरूर लें, चाहे खाद का हो चाहे बीज का हो। यदि वो बिल नहीं देता है तो संबंधित विभाग में तुरंत शिकायत करें, उसको विभाग के संज्ञान में लाएं, लेकिन बिल आप जरूर लें। चलिए, बिल ज़रूर लें, तो ये ध्यान देना है हमें। और कृषि आदानों की बात करें तो कृषि आदान पे हमें किस तरीके से ध्यान देना है ये आपने बताया। सर, अंतिम में, प्रोग्राम के अंतिम में सामूहिक कार्य की बात हो रही है, तो आप किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या और करना चाहिए? मैं किसान भाइयों से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल खरीफ के लिए इस बार अच्छी तरह से अपनी खाद बीज की व्यवस्था करके तैयार रहें, और आने वाली जो फसल है उस फसल में आप लोग जब करें तो उसमें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करें। न उसमें मात्र आपको यूरिया, आपको नाइट्रोजन फास्फोरस न डालें, बल्कि उसमें आप लोग माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह भी डालें कि जो आपकी यदि कमी आती है तो आप पोषक तत्वों का भी ध्यान रखें। और समन्वित जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में हम लोग सलाद भी खाते हैं, आप दलहन भी खाते हैं, आप दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। इस तरह से हमें अपनी ज़मीन को भी उसी तरह सब कुछ देने की जरूरत होती है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके खेत में जीवांश की मात्रा बढ़े, तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप वगैरह का बायोगैस स्लरी डालें। आप लोग जो नत्रजन, जो आपको माइक्रोन्यूट्रेंट सूक्ष्म तत्व उनको डालें। जैविक कल्चर और बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार से आपकी जो बीज है वो फसल सुरक्षित होगी। आपको आने वाली बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो कीट हैं, वो उतनी मात्रा में नहीं लगेंगे और आपकी फसल अच्छी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग खेती को समझेंगे और उसको करेंगे। और साथ में ये भी कहूँगा कि आप थोड़ा प्रयोगवादी रहें। प्रयोगवादी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय, देश का परिस्थितियाँ बदल रही हैं और टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो टेक्नोलॉजी को जैसी आती है तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें कि किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के संपर्क में रहें, मैदानी अमले संपर्क में रहें। यदि कोई समस्या आती है तो आप जरूर किसान कल्याण कृषि विकास विभाग में जाके संपर्क करें और वहाँ से उसको जरूर हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया बात है, और जो सामयिक कार्य हैं उनके बारे में हमने आज बात की। किसान भाई, उम्मीद है कार्यक्रम में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होंगी, जानकारियाँ जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को आपने दी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार।